L13 हिंदी अध्याय 121 बेस पर खौफनाक मुठभेड़। यान फेई का मन भर गया तो उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को बदलना शुरू कर दिया और फिर मेकअप लगाकर एक खूबसूरत युवक में बदल गया। यूनिवर्सल स्पेस से नए कपड़े पहनकर वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अब उसे देखने वाला कोई भी उसे कल रात वाले उस खूनी पागल से जोड़ नहीं सकता था। यान फेई पहाड़ से नीचे उतरा और बेस पर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा, जहां से वह टोक्यो डाउनटाउन के लिए बस में सवार हुआ। हालांकि पिछली रात का महायुद्ध भयंकर तूफान में छिपा हुआ था, फिर भी टोक्यो के कुछ नागरिक ऐसे थे जिन्होंने हवाई युद्ध और शहर में गिरते विमानों को देखा। इंटरनेट के इतने विकसित होने के कारण इन प्रत्यक्षदर्शियों ने टोक्यो के ऊपर हवाई युद्ध की खबर आसानी से फैला दी और यह सूचना तेजी से फैल गई, जिससे लंबे समय से शांतिप्रिय जापानवासियों में दहशत फैल गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके आसमान पर मित्र देशों के लड़ाकू विमानों के हावी होने का डर एक बार फिर उभर आया। जापानी सरकार असमंजस की स्थिति में थी। न केवल वे पिछली रात का बदला लेने में नाकाम रहे, बल्कि उनके मन में नई नफरत भी घर कर गई, जिससे रहस्यमयी ड्रोन के प्रति उनकी नफरत और भी बढ़ गई। जब वे ड्रोन का पता लगाने के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी टोक्यो में युद्ध की आशंका की अफवाहें नागरिकों के बीच फैलने लगीं। इसलिए जापानी सरकार को रहस्यमयी ड्रोन की तलाश अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी और घरेलू दहशत को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। जनता के लिए एक आधिकारिक बयान में जापानी सरकार ने घोषणा की कि आत्मरक्षा बलों की वायु शाखा ने युद्ध शक्ति सुनिश्चित करने और पायलटों के कौशल में सुधार के लिए विशेष रूप से चरम मौसम की स्थिति में हवाई युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया था और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे जापान के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए वायु शाखा की युद्ध क्षमताओं की पुष्टि होती है। इसलिए उन्होंने जनता से घबराने और हानिकारक अफवाहों का सचेत रूप से विरोध करने का अनुरोध किया। साथ ही सरकार ने हवाई युद्ध से संबंधित सभी पोस्ट हटाते हुए इंटरनेट तक अपनी पहुंच बढ़ा दी। दुर्घटनाग्रस्त युद्धक विमानों से प्रभावित घरों को कैनवास से ढक दिया गया ताकि कोई और अंदर न आ सके। सरकार के प्रयासों के बाद टोक्यो में पिछली रात के हवाई युद्ध का आतंक कम होने लगा और आम जापानी लोग अपनी सामान्य व्यस्त लेकिन घटनाहीन जिंदगी में वापस लौटने लगे। चूंकि यान फेई का पिछला निवास अब लौटने के लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसे एक अलग लक्ष्य ढूंढना पड़ा। वह टोक्यो डाउनटाउन में बस से उतरा और कई बार तबादलों के बाद टोक्यो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित अयासे शहर पहुंचा, जहां शहर के केंद्र में अत्सुगी नौसेना वायुसेना अड्डा स्थित था। जब यान फेई अत्सुगी नौसेना बेस के पास पहुंचे तब तक स्थानीय समयानुसार दोपहर हो चुकी थी। आज अत्सुगी नौसेना बेस पर आम जनता के लिए एक खुला दिन होना था, ताकि नागरिक सैन्य विमानों को देखने के लिए बेस में प्रवेश कर सकें। हालांकि कल रात की बड़ी घटना और अमेरिकी सेना के विमानों को हुए भारी नुकसान के कारण आज का खुला दिन अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। जापानी सैन्य उत्साही, जो लंबे समय से एयरबेस के पास इंतजार कर रहे थे, बहुत निराश हुए, लेकिन पूरी तरह से सशस्त्र अमेरिकी सेना का सामना करने पर उन्होंने कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं की और अगले खुले दिन की प्रतीक्षा में निराश होकर ही वहां से चले गए। यान फेई ने भी उसी तरह की निराशा भरी मुद्रा में एक साधारण सैन्य उत्साही का वेश धारण किया, लेकिन वह अपने मोबाइल फोन के कैमरे से बेस की पैनोरामिक तस्वीरें लेने में कामयाब रहे। चूंकि इन सभी उत्साही लोगों के पास अलग अलग कैमरे थे, इसलिए यान फेई द्वारा मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करने पर किसी का ध्यान नहीं गया। एयरबेस में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात थे। कुछ जापानी आत्मरक्षा बलों के थे और कुछ अमेरिकी वायुसेना के। हवाई अड्डे के रनवे पर यान फेई की नज़र आखिरकार उन F-15 लड़ाकू विमानों पर पड़ी जिनकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उन्हें अमेरिकी नौसेना का कोई F-18 विमान नहीं दिखा। अत्सुगी नौसेना हवाई अड्डा जापान में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। जब भी 7वें बेड़े का विमानवाहक पोत टोक्यो खाड़ी में उतरता है, तो उनकी नौसेना के वाहक आधारित विमान अस्थायी रूप से इस हवाई अड्डे पर रुकते हैं। दुर्भाग्य से हाल ही में जापान में अमेरिकी विमानवाहक पोतों का कोई दौरा नहीं हुआ था, इसलिए तीसरी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान अमेरिकी नौसेना का F-18 वहां मौजूद नहीं था। हालांकि यान फेई निराश नहीं थे। हालांकि F-18 को अमेरिका के तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, F-15 भी उनसे बहुत पीछे नहीं था। अगर इसे मिस्टीरियस पावर के जरिए अपग्रेड किया जाता तो F-15 पर आधारित एक ड्रोन निस्संदेह F-18 की युद्ध शक्ति को पार कर जाता और वास्तव में दुनिया में अजेय होता। एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमानों की मौजूदगी की पुष्टि करने और उसके आसपास के इलाके का निरीक्षण करने तथा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को नोट करने के बाद यान फेई ने निराश होकर जाने का नाटक किया।
एयरबेस से निकलने के बाद वह यासे शहर के बीचों बीच एक पार्क में गया और एक बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद करके मानो ऊँघ रहा हो, जबकि वास्तव में वह रात के लिए अपने ऑपरेशन की योजना बना रहा था। यान फेई किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अगले खुले दिन का इंतजार कर सकते थे और आने वाले उत्साही लोगों के साथ मिलकर F-15 को साफ तौर पर स्कैन कर सकते थे, जो सबसे सुरक्षित तरीका होता। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि F-15 के स्कैन के दौरान कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यह स्कैनिंग फंक्शन का उनका पहला इस्तेमाल था और उन्हें नहीं पता था कि इसका खास नतीजा क्या होगा। अगर स्कैन के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो उन्हें गंभीर परेशानी हो सकती थी। अगर वह F-15 को सफलतापूर्वक स्कैन भी कर लेता तो भी यान फेई को पता नहीं था कि एयरबेस पर अगला खुला दिन कब होगा। वह समय जल्द ही आ सकता था या इसमें लंबा समय लग सकता था। फिलहाल जापान में रहते हुए यान फेई को किसी भी क्षण अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। वह अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी योजना आज रात चुपके से एयरबेस में घुसकर F-15 को स्कैन करने की थी, ताकि आगे होने वाले अप्रत्याशित बदलावों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के जोखिम से बचा जा सके। यान फेई का खिलखिलाता और सुंदर रूप मनमोहक था। जब वह झपकी लेने का नाटक कर रहा था, तभी उसकी नज़र कई युवा और खूबसूरत जापानी लड़कियों पर पड़ी, जो बातचीत शुरू करने के लिए अचानक उसके पास आने का नाटक कर रही थीं। हालांकि यान फेई को इन जापानी लड़कियों का स्टाइलिश रूप पसंद आया, लेकिन उसे 4 प्रमुख एशियाई गुप्त कलाओं में से एक जापानी मेकअप तकनीक से सामना होने का डर था। इसके अलावा उसके हाथ में एक जरूरी काम था और वह किसी भी तरह का ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उनकी छेड़खानी से अनजान होने का नाटक करते हुए उसने लड़कियों के निमंत्रण अस्वीकार कर दिए, जिससे वे बुरी तरह निराश हो गईं। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। यान फेई एक बार फिर एयरबेस के आसपास पहुंच गया। आज रात चांदनी नहीं थी और बेस पर तेज रोशनी की रोशनी तो थी, लेकिन बाकी इलाके अभी भी घुप्प अंधेरे में थे। 10 बजने के बावजूद रनवे पर कई हवाई जहाज बार बार उड़ान भर रहे थे और उतर रहे थे। यह अमेरिकी वायुसेना के कठोर प्रशिक्षण का प्रतीक था, जो दशकों से दुनिया भर में उनके दबदबे का एक कारण है। यान फेई को यह नहीं पता था कि ये विमान इतनी देर से बार बार उड़ान भर रहे थे और उतर रहे थे, बस प्रशिक्षण नहीं था। वे यान फेई के ड्रोन अवतार की तलाश कर रहे थे। आखिरकार पिछली रात अमेरिका जापान संयुक्त सेना को भारी नुकसान हुआ था और अंततः वे ड्रोन का एक बाल भी नहीं ढूंढ पाए। उनकी लगातार उड़ानें ड्रोन को खोजने, उसे नष्ट करने या उसे पकड़ने के लिए थीं। अन्यथा जब तक ड्रोन किसी अज्ञात स्थान पर छिपा रहेगा, कभी कभार अचानक हमले करता रहेगा, वे लगातार जवाबी कार्रवाई से थक जाएंगे और अन्य कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। यान फेई ने खुद को अंधेरे में छिपा लिया, काले रंग के चुस्त कपड़े पहन लिए और यहाँ तक कि अपना चेहरा भी काले कपड़े से ढक लिया, और सुरक्षात्मक चश्मे के पीछे से सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। निगरानी कैमरों की नजरों से बचने के लिए उसने अपनी हड्डियों के बीच की दूरी भी कम कर ली, ताकि वह काफी छोटा दिखाई दे और उसकी लंबाई सिर्फ 165 सेंटीमीटर ही दिखाई दे। शुरुआती भेस का काम पूरा करने और ये दोबारा जांचने के बाद कि कहीं कोई खामी तो नहीं है, यान फेई चुपके से एयरबेस के पास पहुंचा। बेस के चारों ओर 4 मीटर ऊंची तार की जाली का एक घेरा था। उसने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। दिन के समय की जांच के दौरान उसने इस जगह को एक बहुत ही संकरी, दृश्य अंधी जगह के रूप में पहचाना, जो निगरानी कैमरों से ढकी नहीं थी। उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक चिमटा निकाला, तार के कई हिस्से काटे, एक बड़ा छेद बनाया और फिर उसमें से रेंगकर निकल गया। अत्सुगी नौसैनिक अड्डा बहुत बड़ा था और हालांकि यान फेई वहां घुस आया था, फिर भी दूर का रनवे अभी भी बहुत दूर था। वहां मौजूद F-15 लड़ाकू विमानों की तो बात ही छोड़िए। उसने पास लगे निगरानी कैमरों पर ध्यान से नजर रखी, अपने ऊपर एक घास हरे रंग का कंबल ओढ़ा और टिमटिमाती रोशनियों के साथ रेंगते हुए दूर के रनवे की ओर बढ़ा। ये जापान में सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस था, जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। हर जगह निगरानी कैमरे लगे थे, सैनिक समय समय पर गाड़ियों में गश्त करते रहते थे और तरह तरह की सर्चलाइटें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। अगर यान फेई की फुर्ती और उसके हरे कंबल के छलावरण के साथ साथ उसके धैर्य और थोड़ी सी किस्मत न होती, तो उसे बेस के सैनिकों ने बहुत पहले ही खोज लिया होता। रात के अंधेरे में यान फेई दूर स्थित रनवे के करीब पहुंच गया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जमीन पर लेटा रहा, कभी कभी रेंग कर आगे बढ़ता, फिर निगरानी कैमरों की निगरानी या सर्चलाइट्स की रोशनी से बचने के लिए या गश्त कर रहे वाहनों और पुलिस से बचने के लिए रुक जाता। ये पूरी प्रक्रिया बेहद मुश्किल थी, किसी बड़ी लड़ाई से ज्यादा आसान नहीं।
रेंगते रेंगते और रुकते हुए 1 घंटे बाद यान फेई आखिरकार रनवे के पास चुपके से पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने दूर खड़े F-15 विमानों को देखा और खुशी से भर गया। लेकिन यहाँ सुरक्षा और भी कड़ी थी और पकड़े जाने की पूरी आशंका थी। वह एक पल के लिए झिझका, फिर वर्चुअल ऑपरेटिंग स्क्रीन खोलकर रनवे पर खड़े F-15 पर निशाना साधा और स्कैन बटन दबाया। लेकिन स्क्रीन पर तुरंत एक लाल चेतावनी दिखाई दी। लक्ष्य बहुत दूर है, स्कैनिंग संभव नहीं है, न्यूनतम स्कैनिंग दूरी 10 मीटर है। यान फेई दूर रनवे पर F-15 से कम 500 मीटर दूर था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे स्कैन नहीं कर सका, क्योंकि स्कैनिंग की न्यूनतम दूरी केवल 10 मीटर थी। कोई और विकल्प न होने के कारण यान फेई को रेंगते हुए आगे बढ़ने का जोखिम उठाना पड़ा। 30 मिनट और चलने के बाद आखिरकार वह F-15 लड़ाकू विमान के एक उन्नत मॉडल के करीब पहुंचने में कामयाब रहा। जैसे ही यान फेई F-15 के पास पहुंचा, उसका पहला विचार यूनिवर्सल स्पेस का इस्तेमाल करके F-15 को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और आराम से स्कैन करने का था। हालांकि F-15 लड़ाकू विमान बहुत बड़ा था, जिसकी लंबाई 19.45 मीटर, पंखों का फैलाव 13.05 मीटर और ऊंचाई 5.65 मीटर थी। लेवल 3 ड्रोन जनरल स्पेस का आयतन केवल 100 मीटर था और इसे घनाकार होना था, जिससे विशाल F-15 को किसी भी आकार में समायोजित करना असंभव था। कोई और चारा न होने पर यान फेई ने वहीं स्कैन करने का फैसला किया। उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा, वर्चुअल ऑपरेशन स्क्रीन पर F-15 के आइकन पर क्लिक किया, जिससे स्कैनिंग का विकल्प सामने आया। उसने स्कैन शुरू किया और देखा कि उसकी आंखों से एक लाल किरण निकल रही है, जो F-15 लड़ाकू विमान पर धीरे धीरे नाक से पूंछ तक स्कैन कर रही है। यान फेई अचंभित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रोन इस तरह स्कैन करेगा। लाल किरण बहुत स्पष्ट थी और हवाई अड्डे पर मौजूद सैनिकों को आसानी से दिखाई दे सकती थी। इसके अलावा ड्रोन की स्कैनिंग बहुत धीमी थी और इसे पूरा होने में कम से कम 5 मिनट लग सकते थे। इतने लंबे समय में उजागर होने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद स्कैनिंग को रोका नहीं जा सकता था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि एयरबेस के सुरक्षाकर्मियों को उसकी पहचान न हो। लाल किरण को धीरे धीरे F-15 के ऊपर से गुजरते देख यान फेई मन ही मन चिंतित था, काश लाल किरण और तेज हो जाती। चिंतित होने के बावजूद उसने अपना सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि स्कैन फेल हो जाएगा और उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आखिरकार यान फेई उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही लाल किरण विमान के पिछले हिस्से तक पहुंची, बेस में अचानक एक बहरा कर देने वाला अलार्म बजा, उसके बाद सीटियों की आवाज आए। फिर कई सैन्य वाहनों ने अपने इंजन चालू कर दिए और रनवे की ओर बढ़ गए। कल ये किताब आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। हमेशा की तरह अगर आपको ये किताब पसंद आए और आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं, तो कृपया इसका समर्थन करें। अगर आप सदस्यता नहीं ले सकते तो भी कोई बात नहीं, कृपया किदन चाइनीज नेटवर्क पर आकर इस किताब को इकट्ठा करें और इसके लिए वोट करें। आप जो भी चुनाव करें, अगर आप इस किताब का समर्थन करते हैं तो लेखक बहुत आभारी रहेगा। अगर आपको ये किताब पसंद नहीं आती तो मान लीजिए कि आपने ये नोट नहीं देखा। लेखक सदस्यता या मासिक टिकट के लिए भीख नहीं मांगेगा, न ही वह ये गारंटी दे सकता है कि प्रत्येक दिन कितना अपडेट किया जाएगा, लेकिन वह इस अवधि के दौरान सभी की पढ़ने की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक अध्याय लिखने का प्रयास करेगा। असली परीक्षा अब आती है, पूरी प्रत्याशा के साथ। यान फेई चौंक गया। उसे अभी भी बेस के अंदर अमेरिकी सैनिकों ने खोज लिया था, लेकिन अब उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की और लाल बत्ती को F-15 को स्कैन करने दिया। यान फेई की बढ़ती बेचैनी के बीच लाल बत्ती ने आखिरकार F-15 को स्कैन करना पूरा कर लिया और फिर लाल बत्ती गायब हो गई। वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर F-15 फाइटर की एक पूरी होलोग्राफिक छवि दिखाई दी, जिस पर विभिन्न विशिष्ट डेटा अंकित थे। स्कैनिंग पूरी होने से राहत महसूस करते हुए यान फेई मुड़ने और भागने ही वाला था कि साथ ही उसने अपनी मदद के लिए ड्रोन अवतार भी सक्रिय कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि चिल्लाते और पुकारते अमेरिकी सैनिक उसे नहीं बल्कि किसी और को घेरे हुए थे। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और देखा कि एक युवा जापानी हवाई अड्डे के रनवे पर तेजी से दौड़ रहा है और उसके पीछे सैन्य वाहनों और सैनिकों का एक समूह दौड़ रहा है। पता चला कि अमेरिकी सैनिक यान फेई के पीछे नहीं बल्कि इस युवा जापानी के पीछे थे। यान फेई की नजरें तेज थीं और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह युवा जापानी कौन था। उसने उसे दिन में देखा था, वह अत्सुगी नेवल एयर बेस के बाहर इंतजार कर रहे सैन्य उत्साही लोगों में से एक था।
उस युवक ने दिन में एयरबेस बंद होने की शिकायत की थी, लेकिन मजबूत अमेरिकी सेना के सामने वह लाचार होकर ही वहां से निकल सका। अप्रत्याशित रूप से वह रात में एयरबेस में घुस गया, जिससे जापानियों का पागलपन झलक रहा था। हालांकि उसमें यान फेई जैसा कौशल नहीं था। हालांकि उसने भी अपना होमवर्क किया था और ढेर सारे उच्च तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे बेस के कुछ ही दूरी पर खोज लिया गया और फिर अमेरिकी सैनिकों ने उसका पीछा किया। वह नौजवान जापानी बेतहाशा भागा, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की गाड़ियों की रफ्तार के आगे उसकी एक न चली और उसे जल्द ही पकड़ लिया गया। अमेरिकी सैनिकों ने उस नौजवान को जमीन पर पटक दिया और अपनी राइफलों के बटों से उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और वह बेहोश हो गया। फिर उसकी टांगें पकड़कर घसीटते हुए जमीन पर खून की एक भयावह धारा छोड़ गए। उस युवा जापानी व्यक्ति का दुखद भाग्य देखकर यान फेई अपने माथे से गायब सा ठंडा पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा था कि उसे खोज लिया गया है और उसने युद्ध की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन यह एक झूठा अलार्म निकला। घुसपैठिए की गड़बड़ी के कारण, जिसने सबका ध्यान खींचा, रनवे पर F-15 को स्कैन करना किसी का ध्यान नहीं गया। एक तरह से उसे उस जापानी व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना पड़ा। उसकी बनाई हुई बेहतरीन योजनाओं के बावजूद क्रियान्वयन हमेशा अप्रत्याशित समस्याओं से भरा हुआ लगता था, जिससे वह निराश हो जाता था और अपनी योजना कौशल पर संदेह करता था। फिर भी ये ऑपरेशन खतरनाक होते हुए भी बिना किसी चूक के हुआ और उसे बलि का बकरा भी मिल गया, जो काफी समय में उसका सबसे भाग्यशाली ऑपरेशन साबित हुआ। अपना मिशन पूरा करने के बाद यान फेई को अब कोई जल्दी नहीं थी। उस बदकिस्मत आदमी को पकड़ने वाले सैनिकों के चले जाने के बाद उसने कुछ देर और इंतजार किया जब तक कि बेस शांत न हो जाए, फिर उसी रास्ते से पीछे हटना शुरू कर दिया जिस रास्ते से वह अंदर आया था। कुछ खाली समय में उसने एयरबेस की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। तभी उसे पसीना आ गया। बेस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और तरह तरह के हल्के और भारी हथियारों से लैस था। अगर घुसपैठिए ने अचानक ये हरकत न की होती तो शायद उसका पता चल जाता। एक बार पता चलने पर उस पर तरह तरह के हथियारों से लगातार हमले होते और हो सकता था कि उसके ड्रोन अवतार के पहुंचने से पहले ही वह राख हो जाता। इसलिए यान फेई जाते समय और भी ज्यादा सतर्क था। हालांकि अंत में खतरा फिर भी उसे घेर ही लिया। अनजाने में दो गश्ती सैन्य टुकड़ियों द्वारा घेर लिए जाने पर उसके पास के एक कमरे में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कमरा एक छोटा सा सैन्य शस्त्रागार था, लेकिन सौभाग्य से खाली था। यान फेई ने इस कमरे में छिपकर मुसीबत टाल दी। गश्ती दल के आगे बढ़ने के बाद उसने कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन अंदर रखे अत्याधुनिक हथियारों के विशाल भंडार को देखकर उसने अपने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में अपनी नजर में आए कुछ चुनिंदा हथियारों को इकट्ठा करने का फैसला किया और उसे पूरी तरह से भर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इन हथियारों का क्या उपयोग होगा, लेकिन इनका होना न होने से बेहतर था, क्योंकि ये किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकते थे। यान फेई कमरे से बाहर निकलते समय बेहद सतर्क था। आखिरकार उसकी फुर्ती और धैर्य ने उसे अत्सुगी नौसेना बेस छोड़ने में मदद की। इस समय तक सुबह के 2 बज चुके थे। एयरबेस में घुसपैठ करने से लेकर उसे छोड़ने तक यान फेई ने पूरे 4 घंटे बिता दिए थे। हालांकि यह प्रक्रिया उसके लिए मानसिक रूप से थका देने वाली और भयावह रही होगी, फिर भी नतीजा एकदम सही निकला। उसने F-15 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक स्कैन कर लिया था, जिससे उसके ड्रोन अपग्रेड का दूसरा चरण पूरा हो गया। अत्सुगी नौसैनिक अड्डे से निकलकर यान फेई ने जल्दी से वहां से प्रस्थान किया और शहरी क्षेत्र में लौट आया। वह उस पार्क में वापस गया जहां वह उस दोपहर गया था और ड्रोन अपग्रेड के मुद्दे पर काम करने लगा। रात हो चुकी थी और पार्क सुनसान था, जो यान फेई के शोध के लिए एकदम सही था। यान फेई ने F-15 लड़ाकू विमान का टेम्पलेट चुना और F-15 लड़ाकू विमान का ऑन साइट स्कैन करने के बाद बाकी 3 लड़ाकू विमानों की तस्वीरें टेम्पलेट से गायब हो गईं, सिर्फ F-15 की तस्वीर रह गई। इस चरण को पूरा करने पर चमकीले लाल प्रश्नवाचक चिन्ह के नीचे नया टेक्स्ट दिखाई दिया। इस उन्नयन के लिए आवश्यक कच्चे माल में शामिल हैं लेंथियम, सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यटेबियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यूट्रियम। प्रत्येक सामग्री के 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। सोना 10 टन। विशेष वस्तुएं अर्जित। यान फेई ने ये स्पष्टीकरण देखा और तुरंत दंग रह गया। ड्रोन अपग्रेड पहले इतने मुश्किल नहीं थे, अब इतने सारे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? और तो और अपग्रेड के लिए जरूरी कच्चा माल पहले बहुत आसान हुआ करता था, कोई भी कूड़ेदान ढूंढ लेता था और काम हो जाता था।
उसने सोचा भी नहीं था कि अब इसके लिए इतने सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। ये सारे कच्चे माल सिर्फ रेयर अर्थ में ही मिलते हैं और बेहद कीमती होते हैं, जिन्हें पैसे से भी खरीदना मुश्किल है। यान फेई इन्हें कहां से ढूंढ सकता था? और तो और अपग्रेड की सामग्री में सोना भी शामिल है, जिसके लिए 10 टन सोना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि लेवल 4 का ड्रोन पूरी तरह से सोने के ढेर से बना है? हालांकि यान फी के लिए राहत की बात बस इतनी थी कि उसे ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी खास चीज पहले ही मिल चुकी थी। ये जंग लगा गियर था जो उसने अफ्रीका में छीना था और अब उसके यूनिवर्सल स्पेस में छिपा हुआ था। जंग लगे गियर को हासिल करने के बाद उसने उस पर कुछ रिसर्च भी की थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वह गियर किस सामग्री से बना है। उसके राज जानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए उसने रिसर्च करना छोड़ दिया और गियर को ड्रोन अपग्रेड के लिए एक खास चीज मान लिया। अपनी शिकायतों के बाद यान फेई इन दुर्लभ और कीमती धातुओं को खोजने के तरीके सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना ड्रोन चालू किया, क्वांटम रडार चालू किया और टोक्यो खाड़ी के आसपास मुफ्त वाईफाई की तलाश शुरू कर दी। उसे टोक्यो खाड़ी में खड़े एक लग्जरी क्रूज जहाज पर जल्द ही मुफ्त वाईफाई सिग्नल मिल गया। ऑक्सिलरी ब्रेन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट से जुड़ गया और यान फेई के नियंत्रण में उन जगहों की खोज शुरू कर दी जहां इतनी मात्रा में दुर्लभ मृदा धातुएं और सोना जमा हो सकता था, फिर अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्हें फिल्टर करता रहा। दरअसल यान फेई का इन कीमती धातुओं को इकट्ठा करने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह इन्हें वैध तरीकों से इकट्ठा करने में सक्षम था, फिर भी उसने इन्हें चुराने की योजना बनाई। अगर यह घरेलू होता तो वह इतना बेशर्म होने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे उसके हमवतन थे और उन्हें इतना कुछ लूटने में उसे शर्म आती। लेकिन ये जापान था और उसे इस देश के बारे में कभी अच्छी धारणा नहीं थी। चूंकि ड्रोन अपग्रेड के लिए इन सामग्रियों की जरूरत थी, इसलिए उसे जापान में इन्हें लूटने का कोई अपराधबोध नहीं हुआ। सहायक मस्तिष्क ने एकत्रित आंकड़ों को शीघ्रता से एकत्रित और विश्लेषित किया और दुनिया में उन स्थानों को चिन्हित किया जहां इतनी धातु उपलब्ध हो सकती थी। तभी यान फेई को एहसास हुआ कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां एक ही समय में इतनी कीमती धातुएं पाई जा सकती हैं। वह सोचता था कि इन वस्तुओं को इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण होगा, यह उसके संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक था, या यूं कहें कि गरीबी ने उसकी कल्पना को सीमित कर दिया था। इन कीमती धातुओं के बारे में जानकारी कोई अति गोपनीय खुफिया जानकारी नहीं थी। कुछ संस्थाएं और बैंक निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अपने पास मौजूद कीमती धातुओं की मात्रा का सक्रिय रूप से खुलासा करते थे। इसलिए सहायक मस्तिष्क ने इंटरनेट पर इन स्थानों को ढूंढा और उन्हें मानचित्र पर चिन्हित किया। घने धब्बों वाले विश्व मानचित्र को देखते हुए यान फेई ने सबसे पहले जापान के बाहर के क्षेत्रों को हटा दिया, जिससे जापान के मानचित्र पर 58 स्थान रह गए। फिर उन्होंने होन्शु द्वीप को चुना, जिससे स्थानों की संख्या घटकर 37 रह गई। अंत में उन्होंने टोक्यो के आसपास के क्षेत्र को चुना, जिससे केवल 18 स्थान रह गए। यान फेई ने इन जगहों को देखा जिन पर उनके भौगोलिक नाम दर्शाने वाले लेबल लगे थे। अचानक उसे इन जगहों में से एक नाम उगावा बैंक का मिला। उसने पते पर क्लिक किया और ऑक्सिलरी ब्रेन ने अपने आप नक्शे बदल दिए, जिससे पता चला कि उगावा बैंक टोक्यो डाउनटाउन के एक व्यस्त इलाके में स्थित है। उगावा परिवार के पास जापान में कई विनिर्माण उद्यमों में नियंत्रक हिस्सेदारी भी थी और वे अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में दुर्लभ मृदा धातुओं का उपयोग करते थे। इसलिए उन्होंने चीन से भारी मात्रा में दुर्लभ मृदा संसाधनों का आयात करने, दुर्लभ मृदाओं से कीमती धातुओं को परिष्कृत करने और आरक्षित दुर्लभ मृदा धातुओं को उगावा बैंक के भंडारों में संग्रहित करने का निर्णय लिया। यान फेई द्वारा खोजा गया भंडार जापान में उगावा बैंक का सबसे बड़ा भंडार था और उगावा बैंक उगावा परिवार की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। उगावा बैंक के प्रचार में उन्होंने इस तिजोरी में बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुएं संग्रहित करने का दावा किया था और यह मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे यान फेई की अपग्रेड की जरूरतें पूरी हो गईं। ये विवरण सहायक मस्तिष्क द्वारा इंटरनेट से एकत्र किए गए थे। यान फेई को उगावा बैंक की तिजोरी में इन धातुओं की अनुपस्थिति की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार जापानी उद्यमों की व्यावसायिक विश्वसनीयता के मामले में अभी भी कुछ प्रतिष्ठा थी। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद जापान में एक शीर्ष स्तरीय परिवार होने के नाते उगावा परिवार ने निश्चित रूप से इस तिजोरी में प्रचुर मात्रा में कीमती धातुएं संग्रहित की थीं, जो ड्रोन अपग्रेड की जरूरत को पूरा करती हैं। यान फेई ने तुरंत उगावा बैंक पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसने उगावा बैंक इसलिए चुना क्योंकि जापान में उसका कट्टर दुश्मन उगावा परिवार था। उन्होंने उसे कई बार मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी और वह लंबे समय से उगावा परिवार को अपना कट्टर दुश्मन मानता था।
अब कीमती धातुओं को लूटने के इरादे से उसने ओगावा बैंक को अपना पहला निशाना चुना, क्योंकि उसे लगा कि यह ओगावा परिवार की ताकत को कमजोर करने की एक शुरुआती चाल है। अपनी अगली योजना बनाने के बाद यान फेई को अपनी थकान का एहसास हुआ। इसलिए आराम करने की जगह ढूंढे बिना वह रात भर पार्क की एक बेंच पर सो गया और अगले दिन टोक्यो डाउनटाउन लौट आया। कम्यूटर ट्रेन में यान फेई ने एक समाचार रिपोर्ट भी देखी कि पिछली रात अत्सुगी नौसेना बेस पर एक बड़ी खबर सामने आई थी। एक जापानी सैन्य उत्साही व्यक्ति रात में अमेरिकी सैन्य बेस में घुस आया था, भारी मात्रा में हथियार चुरा ले गया था और उसे अमेरिकी सैनिकों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। अमेरिकी सेनाएं संदिग्ध से पूछताछ कर रही थीं और चोरी हुए हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही थीं। इस मामले पर अमेरिकी सेना के बेस अधिकारी जापानी सरकार के सामने विरोध जता रहे थे और जापानी अधिकारी टेलीविजन पर झुककर माफी मांग रहे थे। बुक फ्रेंड्स को बहुत धन्यवाद। प्रोटॉन रिडिस्क्वट 600 शुरुआती सिक्के और बुक फ्रैंड 20 पद्म 18 नील 2 खरब 23 अरब 19 करोड़ 38,07,548 को उनके पुरस्कारों के लिए और सभी को उनके संग्रह और सिफारिश टिकट समर्थन के लिए। किताब आज आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कुछ पुस्तक मित्रों ने आधी रात से ही समर्थन में मासिक टिकट बुक करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपके समर्थन का बदला चुकाने के लिए मेरे पास और तेजी से लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज 2 अपडेट होंगे। दूसरा अपडेट शाम 6 से 7 बजे के आसपास होगा। बने रहें। कृपया अपना पूरा सहयोग दें और शुरुआती ऑर्डर संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी का धन्यवाद। यान फेई नक्शे का अनुसरण करते हुए टोक्यो के गिंजा पहुंचे, जहां ओगावा बैंक गिंजा के ठीक बीचों बीच स्थित था। गिंजा टोक्यो का सबसे व्यस्त व्यावसायिक जिला है। किंवदंती है कि यह इलाका पहले समुद्र हुआ करता था, जिसे बाद में तोकुगावा इयासु ने भरकर पुनः प्राप्त कर लिया और इसे चांदी के सिक्के ढालने का स्थान बना दिया, जिसे गिंजा वार्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है। समय के साथ इसे गिंजा कहा जाने लगा और इसे टोक्यो का हृदय उपनाम मिला। गिंजा एवेन्यू उत्तर में क्योबाशी से दक्षिण में शिनबाशी तक 1.5 किलोमीटर तक फैला है। एवेन्यू के दोनों ओर डिपार्टमेंटल स्टोर और कई दुकानें हैं जो उच्च स्तरीय सामान बेचती हैं। गिंजा एवेन्यू के पीछे कई रेस्टोरेंट, स्नैक्स की दुकानें, बार और नाइट क्लब हैं। यान फेई की गिंजा की यह पहली यात्रा थी, जिसे द्वीप राष्ट्र की सबसे समृद्ध सड़क के रूप में जाना जाता है, लेकिन घरेलू शहर खासकर शंघाई हर दिन तेजी से बदल रहे थे। शंघाई का डाउनटाउन इलाका गिंजा से भी ज्यादा समृद्ध था, इसलिए उसे यहाँ की चहल पहल देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सड़कों पर घूमने का नाटक करते हुए वह ओगावा बैंक के आसपास के इलाके पर नजर रखते हुए सहज लेकिन सोच समझकर टहल रहा था। ओगावा बैंक गिंजा के मध्य में ओगावा बिल्डिंग नामक एक 36 मंजिला इमारत में स्थित था, जो तीसरी बेसमेंट मंजिल से 5वीं ऊपरी मंजिल तक फैली हुई थी, जबकि छठी मंजिल के ऊपर ओगावा परिवार के उद्यमों के कार्यालय थे। इमारत पर लगे चिन्हों के अनुसार ओगावा बैंक का सोने का भंडार तीसरी बेसमेंट मंजिल पर था, इसलिए इस ऑपरेशन के लिए उसका लक्ष्य वही था। उसने अपनी टोर लेना शुरू किया, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों और आंकड़ों को नोट किया, फिर अपनी युद्ध योजना बनाने के लिए उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। यान फेई ने अपने सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इंटरनेट से जुड़कर इमारत के संरचनात्मक ब्लूप्रिंट ढूंढने शुरू किए। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें ब्लूप्रिंट ऑनलाइन मिल गए और उन्होंने इमारत के लेआउट से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने टोक्यो की भूमिगत पाइपलाइनों और मेट्रो मार्गों के नक्शे इकट्ठा करने शुरू किए, खासतौर पर इस इमारत के आसपास की पाइपलाइनों और मार्गों पर ध्यान देते हुए। दोपहर में यान फेई टोक्यो के पास एक पहाड़ पर गया, एक खाली पड़ी खदान की खदान ढूंढी और अपने यूनिवर्सल स्पेस में रखी चीजों को फिर से व्यवस्थित किया। उसने कुछ कम जरूरी चीजें निकालकर अस्थायी रूप से खदान की खदान में रख दी। उसने आज रात कीमती धातुएं चुराने की योजना बनाई थी, इसलिए उसे यूनिवर्सल स्पेस की जरूरत थी। हालांकि उसने यूनिवर्सल स्पेस को ढेर सारे अमेरिकी सैन्य शस्त्रागार से भर दिया था, जिससे वह पूरी तरह भर गया था। इसलिए आज रात के ऑपरेशन के लिए उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पर्याप्त जगह खाली करनी थी। रात के 9 बजे पूरी तरह तैयार होकर यान फेई गिंजा के बीचों बीच स्थित ओगावा बिल्डिंग में लौट आया। वह अंधेरे में छिप गया और दूर से ओगावा बैंक को देखता रहा। हालांकि बैंक दिन के लिए बंद हो चुका था, फिर भी आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी लग रही थी और गार्ड बीच बीच में टॉर्च जलाते हुए गश्त लगा रहे थे। गार्डों को देखकर यान फेई ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका।
उसने इससे कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा वाले अमेरिकी सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की थी। उनकी तुलना में यहाँ के गार्ड किंडरगार्टन में घर घर खेल रहे बच्चों जैसे सीधे साधे लग रहे थे। यान फेई ने अपनी योजना पर दोबारा जोर दिया। अमेरिकी सेना की बुलेटप्रूफ वर्दी पहनी, कैवलर हेलमेट पहना, फिर अंधेरे से बाहर निकला और उगावा बैंक के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बैंक के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, दो गार्ड बाहर आए। एक हाथ पुलिस की लाठियों पर और दूसरे हाथ से यान फेई को रोकते हुए उन्होंने उसे और पास न आने की चेतावनी दी। अचानक यान फेई आगे बढ़ा, गार्डों के सिरों पर जोर से वार किया और उन्हें एक ही झटके में बेहोश कर दिया। ये आम लोग थे, यान फेई के आगे कुछ भी नहीं, और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यान फेई का इस बार चुपचाप बैंक में घुसने का इरादा नहीं था, क्योंकि वहां निगरानी कैमरे लगे हुए थे जिससे बिना किसी की नजर पड़े अंदर घुसना नामुमकिन था। इसके बजाय उसने सीधे हमले की योजना बनाई, प्रवेश द्वार को भेद कर जल्दी से सोने की तिजोरी तक पहुंचकर अपना लक्ष्य पूरा करके और फिर दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही पीछे हट जाना। दोनों गार्डों से निपटने के बाद यान फेई तेजी से बैंक में घुसा और अमेरिकी शस्त्रागार से चुराई हुई एक भारी मशीन गन निकाली, जो बड़ी कैलिबर की गोलियां दागने में सक्षम थी, और बैंक के प्रवेश द्वार के शीशे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हुगावा बैंक का प्रवेश द्वार का शीशा कंक्रीट के फर्श से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन भारी मशीन गन की मार से वह टूटने लगा और अंततः बड़ी कैलिबर की गोलियों से चकनाचूर हो गया। मशीन गन थामे यान फेई तेजी से बैंक में घुस गया। freewebnovel.com। तभी बैंक के सुरक्षा निगरानी कक्ष को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अलार्म बजाया और पुलिस को बुलाया। बैंक के अंदर जोरदार अलार्म बजा, लेकिन यान फेई ने अनसुना कर दिया और दिन में जिस रास्ते पर निगरानी रखी थी और इमारत के संरचनात्मक नक्शे का पालन करते हुए भूमिगत सोने की तिजोरी की ओर तेजी से आगे बढ़ा। रास्ते में सुरक्षाकर्मी लगातार दिखाई दे रहे थे, हर कोई किसी न किसी तरह से हथियारों से लैस था। हालांकि नियमों के चलते उन सभी के पास छोटी कैलिबर वाली पिस्तौलें थीं, जो यान फेई के लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए वे बेअसर थे। इतने सारे युद्धों के बाद यान फेई की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया था। उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी, जिससे वह सुरक्षाकर्मियों को मशीन गन से मार गिराता था, इससे पहले कि उन्हें जवाबी गोली चलाने का मौका भी मिले। यान फेई प्रकृति की किसी शक्ति की तरह आगे बढ़ा। हालांकि उगावा बैंक ने अपनी कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन वह केवल सामान्य अपराधियों को ही रोकने के लिए सुसज्जित था। यान फेई जैसे क्रूर हमलावर का सामना करते हुए अंदर की दयनीय सुरक्षा व्यवस्था उसे आगे बढ़ने से रोकने में असमर्थ थी। जिन पहरेदारों को यान फेई ने आसानी से खत्म कर दिया, उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें तुरंत मार दिया गया। इस तरह डरे हुए बाकी पहरेदारों ने यान फेई के पास जाने की हिम्मत नहीं की, उसका रास्ता रोकने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने रक्षात्मक रणनीति अपनाई, इस उम्मीद में कि पुलिस अलार्म बजते ही हमलावर यान फेई को मारने या पकड़ने के लिए तुरंत लड़ाकू दस्ते भेज देगी। यान फेई ने पहले से तय किए रास्ते पर चलते हुए तेजी से 3 मंजिल नीचे भूमिगत तिजोरी तक पहुंच गया। तिजोरी में बाहर से प्रवेश करने के लिए एक धातु का दरवाजा था। बैंक को अभी अभी यान फेई के आक्रमण का पता चला था और उसने धातु के इस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था, जिससे यान फेई का आगे बढ़ना रुक गया। यान फेई धातु के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, भारी मशीन गन निकाली और यूनिवर्सल स्पेस में खोजबीन शुरू कर दी। उसे जल्द ही एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर और अमेरिकी सेना के सैन्य शस्त्रागार से गोला बारूद मिल गया। आरपीजी रॉकेट लोड करने के बाद उसने धातु के दरवाजे पर निशाना साधा और रॉकेट दागा और तेजी से गलियारे के कोने में छिप गया। तभी उसने अपने पीछे एक जोरदार धमाका सुना, जिसके बाद हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे यान फेई जमीन पर कई बार लुढ़क गया। यान फेई अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस धातु के दरवाजे ने उसके रास्ते में रुकावट डाली थी, उसमें अब एक बड़ा सा छेद हो गया था। स्टील की मोटाई को देखते हुए वह आरपीजी रॉकेट का इस्तेमाल किए बिना धातु के दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। वह धातु के दरवाजे से अंदर गया, जो तिजोरी के प्रवेश द्वार की ओर जाता था। हालांकि तिजोरी का दरवाजा कसकर बंद था और आसपास कोई न होने के कारण उसके पास उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यान फेई को इस समस्या का अंदाजा था। उसने एक बार फिर यूनिवर्सल स्पेस से भारी मात्रा में C4 विस्फोटक निकाले, जो उसने पिछली रात एक अमेरिकी एयरबेस से चुराए थे। उसने विस्फोटकों को तिजोरी के दरवाजे के सामने जमा किया और उन्हें क्रम से जोड़ा। सुरक्षित दूरी पर जाकर गलियारे के कोने में छिपकर उसने डेटोनेटर दबाया।
एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ जिससे पूरी इमारत क्षण भर के लिए हिल गई और नीचे की तिजोरी ढह गई, जो विस्फोट की अपार शक्ति का संकेत था। यान फेई ने दूर से ही छिपकर शरण ली, लेकिन C4 विस्फोट की लहरों ने उसे अभी भी अस्त व्यस्त कर रखा था। सौभाग्य से वह पहले से तैयारी करके आया था और उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट ने उसे किसी भी नुकसान से बचाया। उसने विस्फोट से उठी धूल के जमने का इंतजार किए बिना तिजोरी में घुसने की कोशिश की। उसने पाया कि पूरी तिजोरी विस्फोटकों से ढह गई थी, फिर भी तिजोरी के दरवाजे के पास अभी भी अंदर जाने के लिए जगह थी। विशाल तिजोरी का दरवाजा वाकई मजबूत था, विस्फोट के बावजूद वह नहीं खुला था। हालांकि दरवाजा पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसके चारों ओर की दीवारें ढह गई थीं, इसलिए दरवाजा भी जमीन पर गिर गया था। ढही हुई चिनाई के कारण तिजोरी में जाने का रास्ता बंद हो गया था, जिससे एक नई समस्या पैदा हो गई। अगर कोई और होता तो इस स्थिति में वह शक्तिहीन होता, क्योंकि तिजोरी का प्रवेश द्वार बंद था, जिससे अंदर से कुछ भी निकालना असंभव था। हालांकि यान फी के लिए ये बाधाएं कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास सार्वभौमिक स्थान था। यान फेई आगे बढ़ा, तिजोरी के दरवाजे को छुआ और वो पल भर में गायब हो गया और विश्वव्यापी अंतरिक्ष में चला गया। फिर एक जोरदार गति से दरवाजा फिर से प्रकट हुआ और धूल का एक गुबार उड़ाते हुए उसके पीछे उड़ गया। वो फिर आगे बढ़ा, ढही हुई दीवार का एक हिस्सा विश्वव्यापी अंतरिक्ष में ले गया और उससे मलबे को अपने पीछे फेंक दिया। अविश्वसनीय रूप से तेजी से यान फेई ने एक रास्ता साफ किया, जिससे वह तिजोरी में प्रवेश कर गया। हालांकि तिजोरी की बाहरी दीवारें गिर गई थीं, लेकिन भीतरी दीवारें अभी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं और ढही नहीं थीं। बहरहाल ये सबसे अच्छा नतीजा था, जिससे यान फेई को खंडहरों में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। तिजोरी के बीचों बीच जापानी येन के नोटों का एक बड़ा ढेर पड़ा था, जो शायद कम से कम कुछ 100 अरब के थे। विस्फोट के कारण येन के नोट बगल में जमीन पर बिखर गए थे, जिससे मुद्रा का एक कालीन सा बन गया था। येन के ढेर के साथ साथ अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और यहाँ तक कि चीनी सिक्के भी बिखरे पड़े थे, और ये सब इतने ढेर में पड़े थे कि उनकी सही मात्रा का पता लगाना मुश्किल था। इतनी सारी नकदी देखकर यान फेई का गला रुंध गया, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना पैसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। उस शाम उसका मकसद नकदी नहीं, बल्कि उसमें मौजूद सोना और दुर्लभ मृदा धातुएं थीं। इसलिए वह नकदी के ढेर के पास से गुजरा और उसके पीछे सोने का एक चमकदार पहाड़ देखा, जो तिजोरी में रखा सोना था। खुशी से फूला नहीं समाया, उसने उत्सुकता से एक सोने की छड़ उठाए और उसे विश्वव्यापी अंतरिक्ष में रखना शुरू कर दिया। इतना सोना पहले कभी न देखा होने के कारण यानफी को अंदाजा भी नहीं था कि वहां कितना सोना है। उसकी एकमात्र चिंता उसे यूनिवर्सल स्पेस में पहुंचाना था। उसकी गतिविधियां तेज थीं और यूनिवर्सल स्पेस द्वारा प्रदान की गई सुविधा का लाभ उठाते हुए उसने जल्दी से सारा सोना अंदर पहुंचा दिया। फिर उसने ड्रोन की वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन चालू की और देखा कि ड्रोन अपग्रेड के लिए आवश्यक सोना अब पूरी तरह से भर चुका था। पहली शर्त पूरी करने के बाद यान फेई तुरंत तिजोरी में और अंदर गया, जहां उसे कई सीलबंद डिब्बे मिले जिन पर तत्वों के नाम लिखे थे। तुलना करने पर उसे एहसास हुआ कि ये वाकई वही दुर्लभ मृदा धातुएं थीं जिनकी उसे जरूरत थी। उसने तुरंत इन डिब्बों को सार्वभौमिक अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। यूनिवर्सल स्पेस के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने वाले बक्सों की बड़ी संख्या के बावजूद जब यान फेई ने देखा कि ड्रोन अपग्रेड के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां एकत्र की गई थीं, तो वह बेहद खुश हुआ। उसका ड्रोन अंततः अपना यान फेई ने इस ऑपरेशन का उद्देश्य पूरा कर लिया, तो वह तुरंत पीछे हटने की तैयारी करने लगा। बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी, जिससे उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वह जल्दी से सोने की तिजोरी से बाहर निकला, वहां से निकलने का इरादा रखते हुए, लेकिन जब उसने बाहर जमीन पर ढेर सारा पैसा देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और कुछ उठाकर यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। नकदी को आसानी से उठाने के लिए पहले तो बड़े करीने से बंडलों में रखा गया था, लेकिन विस्फोट की तरंगों के कारण वह चारों ओर बिखर गई थी। वह जमीन से केवल मुट्ठी भर बड़े नोट ही उठा पाया। फिर जैसे जैसे पुलिस के सायरन की आवाज नजदीक आती गई, उसने और नकदी इकट्ठा करने का इरादा छोड़ दिया और अनिच्छा से उस इलाके को खाली कर दिया। जैसे ही यान फेई जाने वाला था, वह अचानक मुड़ा, यूनिवर्सल स्पेस से 2 पेट्रोल के बैरल निकाले और नोटों पर पेट्रोल उंडेल दिया। फिर उसने बैरल वापस यूनिवर्सल स्पेस में रख दिए, एक लाइटर निकाला, उसे जलाया और सोने की तिजोरी में फेंक दिया। सोने की तिजोरी में आग लगने पर एक धमाका हुआ। तब तक अलार्म बजने के बाद दंगा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी।
वे बैंक के प्रवेश द्वार पर धावा बोलकर भूमिगत स्वर्ण भंडार की ओर धावा बोलने लगे और जल्द ही उन्हें नीचे से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। यान फेई ने भी इन पुलिसवालों को देखा, लेकिन ऊपर की मंजिल पर जोरदार तरीके से घुसने की कोशिश करने के बजाय वह मुड़ा और सोने की तिजोरी के बगल वाले शौचालय में घुस गया। उसने फिर से C4 विस्फोटक निकाले, दूरी नापी, शौचालय की सबसे भीतरी दीवार पर विस्फोटक लगाए और उन्हें उड़ा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और शौचालय की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिससे सफेद धुआं निकला और उसकी गहराई छिप गई। यान फेई के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस छेद में कूद गया। बड़ा गड्ढा थोड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसे अंदर एक अलग ही नजारा दिखा, जिससे वह हैरान रह गया। 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, केबलों और पाइपों से भरी एक भूमिगत सुरंग। वह भूमिगत सुरंग में 100 मीटर से भी ज्यादा चला और फिर सुरंग की दीवार पर C4 का एक टुकड़ा लगाकर एक और छेद कर दिया। इस छेद से होते हुए उसने खुद को गिंजा के पास मेट्रो की पटरियों पर पाया। ठीक उसी समय पीछे से एक मेट्रो ट्रेन जोरदार आवाज के साथ गुजरी। यान फेई ट्रेन की छत पर कूद गया। ऊपर एक उभार को पकड़े हुए वह सीधा लेटा रहा, जैसे ही ट्रेन उसे आगे ले जा रही थी। यान फेई ने अपनी युद्ध योजना बनाते समय ओगावा बिल्डिंग के संरचनात्मक आरेख और पास की भूमिगत पाइपलाइन के नक्शे का अध्ययन किया था। सावधानीपूर्वक गणना के बाद उसने एक अनोखा भागने का रास्ता तैयार किया था। कई सुरंगों के बीच की दरारों को उड़ाने के लिए C4 विस्फोटकों का इस्तेमाल करके वह बैंक के भूमिगत सोने के भंडार से पास की मेट्रो लाइन तक पहुंच गया। 2 मिनट बाद जब सबवे अगले स्टेशन पर पहुंचा, यान फेई ट्रेन की छत से नीचे कूद गया और पटरियों के पास छिप गया, अपना भेष बदलने लगा। उसने यूनिवर्सल स्पेस में तैयार किए गए कपड़े निकाले, अमेरिकी सेना का कैवलर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दिया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया, जिसका उस बैंक लुटेरे से कोई संबंध नहीं था जो पहले ओगावा बैंक में घुसा था। न केवल उसके चेहरे के भाव बदल गए थे, बल्कि उसकी उम्र और कद काठी भी पूरी तरह बदल गई थी। पूरी जांच के बाद, जिसमें कोई खामी नहीं पाई गई, यान फेई आगे के स्टेशन में चला गया और उतरते यात्रियों की भीड़ में शामिल होकर बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। जैसे ही यान फेई सबवे निकास द्वार के पास पहुंचने ही वाला था, उसने दूर से पुलिस अधिकारियों की एक टुकड़ी को अचानक कार से आते देखा और सबवे निकास द्वार पर पुलिस घेरा बनाकर यात्रियों को बाहर निकलने से रोक दिया। जाहिर है, दंगा पुलिस आखिरकार आग की लिपटों के बीच ओगावा बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार में घुस गई थी, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला जो नीचे होने चाहिए थे। उन्होंने इधर उधर तलाश की और जल्द ही शौचालय में विस्फोट से क्षतिग्रस्त सुरंग का पता लगा लिया। पाइपलाइन चैनल में प्रवेश करते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे पास ही सबवे लाइन में हैं। दंगा पुलिस को तुरंत पता चल गया कि लुटेरा सबवे यात्रियों के बीच सफलतापूर्वक घुलने मिलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने बचाव दल को बुलाना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने सबवे के कई निकास द्वारों पर नियंत्रण स्थापित कर लुटेरे को उनके बीच ढूंढने की कोशिश की। हालांकि यान फेई ने अपनी कार्रवाई के दौरान कैवलर हेलमेट पहना था, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं ढका था, इसलिए पुलिस ने बैंक के निगरानी फुटेज के जरिए संदिग्ध की तस्वीर पर नजर रखी। अधिकारियों ने लुटेरे की तस्वीर के आधार पर उतरते यात्रियों की जांच शुरू कर दी। जापानी, हालांकि रोके जाने से असंतुष्ट थे और जाने में असमर्थ थे, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया और पुलिस के निर्देशानुसार कतार में खड़े होकर अपनी जांच का इंतजार करने लगे। यान फेई जापानियों के अनुशासित स्वभाव की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी व्यवस्था बनाए रखी। हालांकि पुलिस को लुटेरे की जो तस्वीरें मिली थीं, वे यान फेई ने जानबूझकर छोड़ी थीं और उसके बदले हुए रूप के कारण पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन एक फोन कॉल आने के बाद पुलिस ने उतरने वाले यात्रियों के पहचान पत्रों की सख्ती से जांच शुरू कर दी। जिन लोगों के पास पहचान पत्र में कोई समस्या पाई जाती, उन्हें तुरंत एक तरफ खड़ी पुलिस गाड़ियों में बिठा दिया जाता। यान फेई के पास कोई जापानी पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वह इस अफरा तफरी में चुपके से बाहर नहीं निकल सकता था। जल्दी से सोचते हुए वह चुपचाप पीछे हट गया और सीढ़ियों के ऊपर छिप गया। फिर यूनिवर्सल स्पेस से अभी अभी जमा किए गए 10,000 जापानी येन के नोटों की एक बड़ी गड्डी निकाली और जोर से बाहर की ओर फेंक दी। अचानक आसमान जापानी येन के नोटों से भर गया। पता नहीं किसने सबसे पहले नोटों को देखा होगा, एक उत्साह भरी चीख निकली, देखो, आसमान से पैसे गिर रहे हैं। निरीक्षण के लिए कतार में खड़े जापानी लोगों ने ऊपर देखा तो जापानी येन के नोट आसमान में लहरा रहे थे। किसी ने एक नोट पकड़ा और आश्चर्य से बोला, ये 10,000 येन का नोट है और असली है।
ये सुनते ही सभी लोग उत्साह से भर गए और हवा से पैसे छीनने लगे। व्यवस्थित कतार में जल्द ही अफरा तफरी मच गई और पुलिस, जो निकास द्वार रोक रही थी, भीड़ को शांत करने में नाकाम रही और व्यर्थ ही चिल्लाती रही। इसके बजाय और भी जापानी लोग इस झगड़े में शामिल हो गए और घटनास्थल पर स्थिति बेकाबू हो गई। यान फेई ने अपनी योजना को कामयाब होते देख जल्दी से सीढ़ियों के पीछे छिप गया और लगातार नीचे येन के बड़े नोट फेंकने लगा। जैसे ही उसने जानबूझकर येन को बाहर फेंका, जापानी लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, पुलिस की घेराबंदी तोड़ते हुए और कई जगह खाली जगह बनाते हुए, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग पैसे लेकर निकल गए। यान फेई ने 2 मुट्ठी और नोट बाहर फेंके और फिर चिल्लाते हुए भीड़ में घुल मिल गया, ऊपर से गिर रहे नोटों को पकड़ने की कोशिश करते हुए और पुलिस द्वारा छोड़ी गई जगहों से तेजी से निकलकर मेट्रो के बाहर निकल गया। इस बीच नाकाबंदी में तैनात अधिकारी व्यवस्था बहाल करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका मुख्य निशाना गायब हो गया है। इसके साथ ही यान फेई के पास ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी सभी कच्चे माल मौजूद थे और वह अपने ड्रोन का तीसरा अपग्रेड करने वाला था। इस अपग्रेड से यान फेई की ताकत में गुणात्मक बदलाव आएगा, जिससे वह शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और दुनिया में हलचल मचाने और एक बेजोड़ स्थिति पैदा करने की क्षमता रखेगा। यान फेई ने चुपचाप मेट्रो से बाहर निकलकर एक एकांत स्थान ढूंढा, यूनिवर्सल स्पेस से एक मोटरसाइकिल निकाली, दिशा देखी और टोक्यो के उत्तरी पहाड़ों की ओर तेजी से चल पड़ा। सुबह 1 बजे तक यान फेई टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर दूर था। अब वह टोक्यो के उत्तर पूर्व में पहाड़ी यामागुची काउंटी में था, जहां का इलाका उबड़ खाबड़ और कम आबादी वाला था। यान फेई ने आसानी से एक सुनसान पहाड़ी ढूंढ ली और वहां अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। जगह अच्छी तरह से चुनी गई थी, समुद्र से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर। freewebnovel.com। समुद्र के नीचे छिपा ड्रोन उड़ गया, टोक्यो खाड़ी से बचने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाया और पूर्व की ओर खुले समुद्र की ओर बढ़ गया। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन शान से सीधा ऊपर उठा, जिससे पानी समुद्र के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। 10 मिनट बाद ड्रोन यान फेई के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके सामने रुक गया। जब से ड्रोन लेवल 3 पर पहुंचा है, उसने अनगिनत रोमांचक कारनामों का अनुभव किया है और यान फेई के साथ कई पुण्य अर्जित किए हैं, अक्सर उसे जानलेवा परिस्थितियों से बचाया है। युद्ध में ये कई बार घायल हुआ था और लेजर हथियारों से भी क्षतिग्रस्त हुआ था, अग्नि परीक्षा में भी। अपनी योग्यता दिखाने के लिए इसे इन लड़ाइयों के निशान सहने चाहिए थे, लेकिन हर रात डेटा रिफ्रेश होने के बाद रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ड्रोन बिल्कुल नया जैसा हो जाता था, अपने गौरवशाली युद्ध के निशानों को खोकर। यान फेई ने ड्रोन अवतार को ऐसे छुआ जैसे वह उसका अपना शरीर हो। ड्रोन अवतार ने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके लिए वह बहुत भावुक और आभारी था, लेकिन अब अपग्रेड का समय आ गया था। अपग्रेड के बाद उसे ड्रोन अवतार का प्रीडेटर ड्रोन आकार दिखाई नहीं देगा। उस पल उसे छोड़ने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। हालांकि कोई विकल्प नहीं था, ड्रोन की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए अपग्रेड जरूरी था, लेकिन वह इस लेवल 3 ड्रोन को हमेशा संजोकर रखेगा जिसने उसे विशेष सहायता प्रदान की थी। विचार करने के बाद यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से दुर्लभ मृदा धातुओं से भरे डिब्बे निकालने शुरू कर दिए और उन्हें एक एक करके रखना शुरू कर दिया। वह धातुओं को अलग अलग पहचान नहीं सकता था, लेकिन ड्रोन अपग्रेड के दौरान वे अपने आप विघटित हो जाती, इसलिए उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि दुर्लभ मृदा धातुएं असल में कैसी दिखती हैं। इसके बाद यान फेई ने सोना निकालना शुरू किया। सोना बहुत घना होता है और एक छोटा सा टुकड़ा भी काफी भारी होता है। हुगावा बैंक की तिजोरी से उसे जो सोना मिला वह एक बड़ा ढेर था जो बहुत भारी लग रहा था। यान फेई को सोने का वजन कितना था इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी 10 टन सोना काफी था। आखिरकार यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से जंग लगे उपकरण निकाले। ड्रोन और उसके अपग्रेड के लिए इस जरूरी हिस्से को हासिल करने के लिए उसने अफ्रीका में लगभग मौत जैसी स्थिति का सामना किया था और भारी कीमत चुकाई थी। जंग लगे उपकरण को हासिल करने के बाद जब आसपास कोई नहीं था तो उसने उसकी बारीकी से जांच की, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि वह क्या है, और न ही उसे समझ आया कि चीन और अमेरिका इस उपकरण को लेने के लिए इतने बेताब क्यों थे। बैकवोट। हालांकि यह उपकरण बुरी तरह जंग लगा हुआ लग रहा था, यान फेई जरा सी भी जंग को खुर्च नहीं पाया, न ही उसे कोई नुकसान पहुंचा पाया। ये जंग लगा उपकरण वाकई अद्भुत था और यह स्पष्ट नहीं था कि इसे किसने बनाया था, लेकिन इसका तकनीकी स्तर निश्चित रूप से आज के समय से कहीं आगे था।
यान फेई को पहले जियाओकांग से एक काला गोला मिला था जो भी रहस्यमय था और अपनी सामग्री और उत्पत्ति के संदर्भ में उतना ही अज्ञात था। शायद ये जंग लगा उपकरण और काला गोला किसी तरह जुड़े हुए थे। अगर यान फेई को ड्रोन अपग्रेड के लिए इस जंग लगे उपकरण का इस्तेमाल करना जरूरी न होता तो वह इस उपकरण को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रखने पर विचार करता, जिससे शायद कुछ उच्च तकनीकी रहस्यों का पता चल पाता। हो सकता है कि इसमें कोई गुप्त रहस्य भी छिपा हो, वरना इतने सारे देशों और ताकतों को इसकी तलाश न होती। कुछ हिचकिचाहट के साथ यान फेई ने जंग लगे गिया को सोने से बनी एक छोटी सी पहाड़ी पर रख दिया और फिर 100 मीटर दूर जाकर ही रुका। उसने दूर उड़ते ड्रोन को देखा, उसे एक झिझक सी महसूस हो रही थी, मानो कोई पुराना दोस्त जाने वाला हो। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपग्रेड बटन पर टैप करना शुरू किया, जो वर्चुअल स्क्रीन पर लाल हो गया था। freewebnovel.com। जैसे ही यान फेई ने टैप किया, लाल अपग्रेड बटन एक बार चमका और गायब हो गया। फिर वह अंधेरे में धकेल दिया गया क्योंकि उसकी चेतना, जो ड्रोन से जुड़ी हुई थी, वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन से बाहर निकलकर उसके भौतिक शरीर में वापस आ गई। ड्रोन का शरीर कांप उठा और अचानक एक लाल लहर प्रकट हुई जो किसी को अंधा कर सकती थी और चारों दिशाओं में फैल गई। यान फेई चौंक गया, उसने सहज ही अपनी आंखें ढंक लीं और पाया कि लाल लहर तेजी से अंदर की ओर सिकुड़ रही थी और जमीन पर ढेर किए गए कच्चे माल पर जा रही थी। लाल तरंग के प्रभाव में वे कच्चे माल बारीक कणों में विघटित होने लगे, जो बक्सों की दरारों से बहकर बाहर निकल आए। हवा में वे धीरे धीरे एकत्रित होकर एक कण ड्रैगन का रूप ले लिया। जैसे जैसे और कण जुड़ते गए, ड्रैगन मोटा और बड़ा होता गया। फिर वह ड्रोन अवतार की परिक्रमा करने लगा और फिर अचानक उसमें डूब गया। जैसे ही ड्रोन कण ड्रैगन में विलीन हुआ, वह बदलने लगा, तपती धूप में बर्फ की तरह तेजी से पिघलने लगा। अंततः ड्रोन पारदर्शी तरल पदार्थ के एक विशाल पिंड में बदल गया, जो हवा में लटका हुआ था और लगातार आकार बदल रहा था। जैसे जैसे कण ड्रैगन उसमें विलीन होता गया, तरल पदार्थ तेजी से रूपांतरित होता रहा। फिर भी हर बार ऐसा लग रहा था कि वह ठोस होने से बस थोड़ा ही चूक रहा है। बगल से उत्सुकता से देखते हुए यान फेई को यह असहनीय लग रहा था। उसने बड़ी मेहनत से ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी सभी शर्तें पूरी कर ली थीं, फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं अपग्रेड फेल न हो जाए। ड्रोन अवतार उसके पास काफी समय से था, लेकिन उसे इसकी वैज्ञानिक समझ नहीं थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि ड्रोन कहां से आया, क्यों आया, उसके पास क्यों था, या इसके अपग्रेड के पीछे क्या सिद्धांत थे। इसलिए अपग्रेड के दौरान वह बेचैन था, इस डर से कि कहीं ये फेल न हो जाए। ये ध्यान देने योग्य है कि ड्रोन को प्रीडेटर ड्रोन में विकसित करने के लिए 10,000 टन से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी। F-15 में अपग्रेड करते समय ड्रोन का आकार 2 गुने से भी ज्यादा हो गया, फिर भी अपग्रेड के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा 20 टन से भी कम थी, और वे सभी धातुएं थीं। हालांकि इन कीमती धातुओं का मूल्य कचरे वाली जगह पर पड़े कबाड़ के मूल्य से अतुलनीय था, लेकिन द्रव्यमान में अंतर बहुत ज्यादा था। यही यान फेई की इस अपग्रेड की संभावित विफलता को लेकर चिंता का एक कारण था। जैसे जैसे कणों की धारा लगातार अंदर आती रही, पारदर्शी द्रव का आयतन लगातार बढ़ता गया। अंततः लाल उतार चढ़ावों ने कच्चे माल का अपघटन बंद कर दिया और वे तेजी से पारदर्शी द्रव में वापस चले गए। लाल उतार चढ़ावों के बिना कच्चे माल का अपघटन रुक गया और कणों की धारा गायब हो गई। हालांकि कणों की धारा अब प्रवाहित नहीं हो रही थी, आकाश में पारदर्शी तरल का द्रव्यमान आकार बदलता रहा। अंत में उसने एक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित की, मानो हवा से एक विशाल सूर्य प्रकट हो गया हो। freewebnovel.com। तीव्र श्वेत प्रकाश ने यान फेई को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि वह अंधा हो जाए। श्वेत प्रकाश आकाश में ऊपर की ओर उछला और 100 किलोमीटर के दायरे को ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन का उजाला हो। यान फेई मन ही मन चौंक गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रोन का तीसरा अपग्रेड इतना हंगामा मचा देगा। इतनी तेज सफेद रोशनी शायद 200 किलोमीटर दूर टोक्यो में आम लोग भी देख सकते थे। जापान में तैनात रडार और अमेरिकी सेना की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही यान फेई को चिंता हुई कि अपग्रेड बहुत ज्यादा शोर कर रहा है और उसे डर था कि कहीं जापान और अमेरिकी सेना को इसकी भनक न लग जाए, सफेद रोशनी अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गई और फिर गायब हो गई। उसी क्षण आकाश के किनारे पर एक क्षणभंगुर काली परछाई दिखाई दी, जो पारदर्शी तरल में विलीन होती हुई प्रतीत हो रही थी। दुर्भाग्य से यान फेई अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब कुछ नहीं देख पाया। जब ये क्षणभंगुर काली परछाई दिखाई दी तो दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को अचानक कुछ असामान्य सा लगा और उन्होंने जापान की ओर नजरें घुमाई, कुछ ढूंढने की कोशिश में।
लेकिन पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई और वे उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाए, जिससे उनके दिलों में उलझन भर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई असली समस्या हुई थी या वे बस घबरा रहे थे। जब तक यान फेई ने आंखें खोली, सब कुछ सामान्य हो चुका था, बस अब उसके सामने एक विशाल लड़ाकू विमान था। पिछली रात एक अमेरिकी एयरबेस पर एक F-15 लड़ाकू विमान को गौर से देखने के बाद वह तुरंत पहचान गया कि वह विशाल लड़ाकू विमान अमेरिकी वायुसेना के F-15 का नवीनतम मॉडल था। इस रहस्यमयी शक्ति की बदौलत ड्रोन का अपग्रेड आखिरकार सफल रहा। ड्रोन के मेजबान के रूप में यान फेई के शरीर में भी रहस्यमयी शक्ति ने परिवर्तन किया था, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता फिर से दोगुनी हो गई, यानी उसकी मूल क्षमता से 16 गुना बढ़ गई। इसी तरह ये परिवर्तन तेजी से हुआ और एक पल में पूरा हो गया। यान फेई की शक्ति में तेजी से वृद्धि होने में बस एक क्षण ही लगा। यान फेई को पहले एक गलतफहमी हुई थी। मूल शक्ति के 16 गुना होने का मतलब यह नहीं था कि अब उसकी शक्ति ड्रोन प्राप्त करने से पहले की शक्ति से 16 गुना हो गई थी, बल्कि उसकी शक्ति अब अपने वर्तमान स्तर से 16 गुना हो गई थी। उदाहरण के लिए, यदि यान फेई की मूल आधार शक्ति 200 किलोग्राम थी, तो 16 गुना वृद्धि के बाद उसकी शक्ति 3200 किलोग्राम हो जाएगी। लेकिन उसने इस दौरान कुंग-फू का अभ्यास जारी रखा था और उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जिससे उसकी आधार शक्ति 600 किलोग्राम तक बढ़ गई थी। इसलिए 16 गुना वृद्धि के बाद उसकी वर्तमान शक्ति 9600 किलोग्राम तक पहुंच गई। कुंग फू के क्षेत्र में अपनी सफलताओं के साथ यान फेई की आधारभूत शक्ति लगातार बढ़ती गई और भविष्य में यह निश्चित रूप से 600 किलोग्राम से भी अधिक हो जाएगी। उसकी शक्ति की क्षमता असीमित थी और 16 गुना वृद्धि के साथ उसकी चरम शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। अपनी वर्तमान आधारभूत शक्ति के साथ भी यान फेई को अब एक सच्चा सुपरमैन माना जा सकता था। हालांकि यान फेई ने अपनी चेतना को ड्रोन में प्रक्षेपित करने, आभासी नियंत्रण स्क्रीन खोलने और जानकारी की समीक्षा शुरू करने से पहले केवल अपनी स्थिति का संक्षेप में आकलन किया। ड्रोन अवतार स्तर 4, ऊर्जा 500,000, योग्यता 0/1,00,000, यूनिवर्सल स्पेस 1000 घन मीटर, ड्रोन की लंबाई 23.34 मीटर, पंखों का फैलाव 15.66 मीटर, ऊंचाई 6.78 मीटर, खाली वजन 15,560 किलोग्राम, पेलोड 10,000 किलोग्राम, अधिकतम टेक ऑफ वजन 37,014 किलोग्राम, अधिकतम गति 3,672 किलोमीटर घंटा मच 3, क्रूज गति 1,500 किलोमीटर घंटा, अधिकतम नियंत्रण दूरी 8,000 किलोमीटर, सेवा छत 30,000 मीटर, उड़ान अवधि 5-10 घंटे दिन। विशेष योग्यताएं: ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग, पनडुब्बी डाइविंग। हथियार: वल्कन गन 732 इकाइयां, वायु प्रवेश वाहिनी के बाहर प्रत्येक तरफ एक, गोला बारूद की आपूर्ति, 1800 राउंड इकाई, बुलेट प्रकार, कवच भेदी राउंड, उच्च विस्फोटक राउंड, आग लगाने वाला राउंड। freewebnovel.com। हथियार हॉट पॉइंट 11 पंखों के नीचे 6, धड़ के बाहरी किनारों पर 4, धड़ पर एक केंद्र रेखा। प्रत्येक हॉट पॉइंट 4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम। मिसाइलें जिन्हें माउंट किया जा सकता है: एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल, टारपीडो। समुद्र में गोता लगाने के बाद AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल स्वचालित रूप से एयर टू एयर मिसाइल की 80% शक्ति के साथ टारपीडो में परिवर्तित हो जाती है। रडार: क्वांटम रडार, अधिकतम पता लगाने की दूरी 1000 किलोमीटर। ये डेटा देखकर यान फेई बहुत खुश हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। ड्रोन के लेवल 4 में अपग्रेड होने से लेवल 3 टेम्पलेट पर आधारित उसके सभी आंकड़े काफी बेहतर हो गए थे। सबसे पहले ऊर्जा अंक 500,000 हो गए थे, जो पहले से 5 गुना ज्यादा थे, जिससे ड्रोन की गतिशीलता में काफी वृद्धि हुई। हालांकि ड्रोन की उड़ान अवधि अभी भी प्रतिदिन केवल 5-10 घंटे ही थी, लेकिन इसकी अधिकतम गति 3 गुना से भी ज्यादा हो गई थी, जिससे यह उतने ही समय में कहीं ज्यादा दूरी तक उड़ सकता था, जिसका मतलब था कि इसके संचालन का दायरा काफी बढ़ गया था। ड्रोन की अधिकतम नियंत्रण दूरी आश्चर्यजनक रूप से 8,000 किलोमीटर तक पहुंच गई, जिससे यान फेई अपनी नियंत्रण सीमा को काफी बढ़ा सके। अब वह 8,000 किलोमीटर की सीमा में घर बैठे ड्रोन को नियंत्रित कर सकता था, जिससे उसकी कमांडिंग क्षमता में काफी वृद्धि हुई। ड्रोन के अपग्रेड मेरिट पॉइंट्स बढ़कर 1,00,000 हो गए थे, जो पहले से 10 गुना ज्यादा थे, जिससे अपग्रेड करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। हालांकि ड्रोन की लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार के साथ मेरिट पॉइंट्स अर्जित करना आसान हो गया था,
इसलिए ड्रोन को अपग्रेड करना वास्तव में 10 गुना मुश्किल नहीं था। बस एक ही अफसोस की बात थी कि पहले ड्रोन के लिए मेरिट पॉइंट्स 12,163 थे। 10,000 पॉइंट्स की अपग्रेड आवश्यकता पूरी करने के बाद 2,163 पॉइंट्स की अतिरिक्त बचत हुई। हालांकि ड्रोन के लेवल 4 पर अपग्रेड होने के बाद ये अतिरिक्त मेरिट पॉइंट्स शून्य हो गए, जिससे 2,163 मेरिट पॉइंट्स का नुकसान हुआ। इस अपग्रेड के बाद यूनिवर्सल स्पेस का आयतन 1,000 घन मीटर हो गया, जो पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। अब यह एक वर्गाकार जगह जैसा लग रहा था जिसकी हर भुजा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर थी। पहले वाला यूनिवर्सल स्पेस अतिरिक्त सामान रखने के बाद बेहद छोटा हो गया था, यहां तक कि बैंक डकैती वाले टास्क के दौरान उसे जगह खाली करके कुछ अतिरिक्त सामान भी निकालने पड़े थे। लेकिन अपग्रेड के बाद ये सामान यूनिवर्सल स्पेस के एक छोटे से कोने में ही रह गए थे, जिससे पूरा इलाका बहुत विशाल दिखाई देने लगा था। यूनिवर्सल स्पेस के विस्तार ने यान फेई को अपने साथ ज्यादा सामान ले जाने की सुविधा दी, जिससे ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल के लिए ज्यादा विकल्प मिले और उसका जीवन ज्यादा सुविधाजनक हो गया। हालांकि यान फेई को इस बात पर हैरानी थी कि इस ड्रोन अपग्रेड के बाद भी ये स्पष्ट नहीं था कि पोर्टेबल स्पेस को यूनिवर्सल स्पेस क्यों कहा जाता है और यह किसके साथ यूनिवर्सल होना चाहिए। फिर भी वह खुद को इस विचार से ही तसल्ली दे पा रहा था कि शायद ड्रोन का अगला अपग्रेड उस रहस्य को सुलझा देगा जो उसे हमेशा से परेशान कर रहा था। अपग्रेड के बाद ड्रोन अमेरिकी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान जैसा दिखने लगा था। इसे ड्रोन कहना अब पूरी तरह से सही नहीं था, क्योंकि लड़ाकू विमान के आगे अब एक विशाल कॉकपिट था और यान फेई उसके अंदर बैठकर विमान के साथ उड़ान भर सकती थी। बेशक ड्रोन के कॉकपिट के अंदर कोई उपकरण नहीं थे, इसलिए कोई वास्तविक पायलटिंग नियंत्रण नहीं था। इसे चलाने के लिए अभी भी यान फेई की चेतना की आवश्यकता थी, इसलिए इसे ड्रोन कहना अभी भी कुछ हद तक उचित था। चूंकि वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन इसे ड्रोन के रूप में ही प्रदर्शित करती रही, इसलिए यान फेई ने भी इसे इसके पुराने नाम से ही पुकारना जारी रखा। इस कॉकपिट के साथ यान फेई के पास वास्तव में अपना निजी हवाई जहाज था और अब से वह ड्रोन के साथ चल सकता था, बजाय इसके कि उसे पहले की तरह रैक से लटकना पड़ता। बारिश और हवा की असुविधा से बचकर आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकता था। अब उसे व्यावसायिक हवाई जहाज़ों में लंबी दूरी की उड़ान भरते समय अपने ठिकाने का पता चलने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। विमान के अंदर बैठकर नियंत्रण दूरी का कोई मुद्दा नहीं था और जब तक पर्याप्त ऊर्जा बिंदु मौजूद हो, ड्रोन दुनिया में कहीं भी उड़ान भर सकता था। अगर वह फिर से जापान जाना चाहता तो उसे फेरी लेने की जरूरत नहीं होती, ड्रोन में सीधे वहां उड़ान भरना बहुत सुविधाजनक होता। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर लेवल 4 ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका के असली F-15 लड़ाकू विमान से थोड़ा बड़ा था। यान फेई ने कुछ आंकड़ों की गणना की और पाया कि ड्रोन F-15 से लगभग 20% बड़ा था। चाहे शरीर की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वजन हो, पेलोड हो, अधिकतम गति हो वगैरह, सब में 20% की वृद्धि हुई, यानी ड्रोन मूलतः F-15 का एक उन्नत संस्करण था। पहले की तरह ड्रोन पर कोई पैंटवर्क भी नहीं था, जिससे यान फेई अमेरिकी सेना की नकल करने और अपनी हरकतों का दोष उन पर डालने से बच गया। इन आंकड़ों में यान फेई को सबसे ज्यादा चिंता ड्रोन की उड़ान की गति की थी। पिछले प्रीडेटर ड्रोन को कुछ तेज लड़ाकू विमानों ने मात दे दी थी क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी थी और उसकी मिसाइलें उन विमानों को मार गिराने में सक्षम नहीं थीं। अगर उसकी असाधारण युद्ध क्षमताएं दुश्मन उसके प्रदर्शन से अनभिज्ञ न होते और यान फेई की सटीक गणनाएं और बेशर्मी से किए गए आश्चर्यजनक हमले न होते, तो वह इतने सारे विमानों को मार गिराकर इतने अपग्रेड मेरिट पॉइंट हासिल नहीं कर पाता। लेवल 4 ड्रोन की अधिकतम गति ध्वनि की गति से 3 गुना यानी 3,672 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इस गति के साथ ड्रोन दुनिया के अधिकांश लड़ाकू विमानों की बराबरी कर सकता था। गति में इस बढ़त ने दुश्मन का पीछा करने या भागने में इसे और भी सुविधाजनक बना दिया। 30,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के साथ ड्रोन की लड़ाकू क्षमताओं में भी काफी सुधार हुआ था। मूल F-15 लड़ाकू विमान में हथियार रखने की क्षमता अनगिनत थी, कुल मिलाकर 11, जिससे इसकी हथियार ले जाने की क्षमता असाधारण हो गई। F-15 लड़ाकू विमान के मॉडल के आधार पर ड्रोन को उन्नत और रूपांतरित करने के बाद इसमें F-15 के हथियार रखने की क्षमता आ गई, जिससे इसकी संख्या 11 ही रह गई। हालांकि प्रत्येक रैक में रखे जा सकने वाले हथियारों की संख्या 4 गुना बढ़ गई, जिससे इसकी कुल हथियार क्षमता 44 हो गई। अपग्रेड के बाद ड्रोन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का मॉडल भी उन्नत हो गया। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल का मॉडल AGM-114 हेलफायर की रहा, लेकिन मिसाइल की शक्ति और मारक क्षमता दोनों दोगुनी हो गई।
इस परिवर्तित हेलफायर मिसाइल के हमले में कोई भी जमीनी कवच बिना किसी नुकसान के बच नहीं सकता था। हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल के अनुरूप ही एयर टू एयर मिसाइल भी थी। ड्रोन के अपग्रेड के बाद एयर टू एयर मिसाइलों का मॉडल भी बदल गया और F-15 मानक AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल बन गई। AIM-120 अमेरिकी सेना की सबसे उन्नत एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें अपार शक्ति और 75 किलोमीटर की अधिकतम मारक क्षमता है। इसकी गति मैक 4 तक पहुंचती है। यानफी के प्रीडेटर ड्रोन का पहले भी ऐसी मिसाइलों द्वारा पीछा किया जा चुका था और उसे परेशान किया जा चुका था। लेकिन एक बार जब अपग्रेडेड ड्रोन इन मिसाइलों से लेस होने लगा, तो उसके दुश्मनों के लिए इस तरह की शर्मिंदगी का अनुभव करने का समय आ गया। पहले की तरह ड्रोन द्वारा प्रतिदिन दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या की सीमा थी, जो 44 थी। लेकिन प्रक्षेपण के समय ये चुन सकता था कि किस प्रकार की मिसाइल दागी जाए, चाहे वह एंटी टैंक मिसाइल हो या AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल। 2 प्रकार की मिसाइलों के अलावा ड्रोन की 30 मिलीमीटर की वल्कन गन अभी भी बरकरार रखी गई थी और उनकी संख्या दोगुनी भी कर दी गई थी। प्रत्येक एयर इनटेक के बाहर एक एक लगाई गई थी। प्रत्येक वल्कन गन में 1800 राउंड गोला बारूद की अपनी आपूर्ति थी, जिसमें कवच भेदी राउंड, उच्च विस्फोटक राउंड और आग लगाने वाले राउंड शामिल थे। हमले के दौरान आवश्यकतानुसार गोला बारूद का प्रकार बदला जा सकता था, लेकिन कुल गोला बारूद को नियंत्रित किया गया था, जो 3600 राउंड तक सीमित था। प्रत्येक वल्कन गन अधिकतम 1800 तोप राउंड दाग सकती थी और दोनों तोपें मिलकर कुल 3600 तोप राउंड दाग सकती थीं। इन 2 शक्तिशाली वल्कन गनों और क्वांटम रडार के सटीक लक्ष्य के साथ ड्रोन में अभी भी निकट दूरी की हवाई युद्ध क्षमताएं मौजूद हैं, जो अधिक आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे ये ड्रोन के लिए मिसाइल रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ड्रोन की विशेष क्षमताएं, जैसे कि ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग और समुद्र में डूबने की क्षमता, भी बरकरार रखी गई। समुद्र में प्रवेश करते ही ड्रोन स्वतः ही एक अधिक सुव्यवस्थित आकार में परिवर्तित हो जाता था, जो पानी के भीतर संचालन के लिए अनुकूल था। पानी में डूबने के बाद ड्रोन को AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे टॉर्पीडो दागने की क्षमता प्राप्त हो गई, जिससे उसे पानी के भीतर युद्ध करने की क्षमता प्राप्त हुई। हालांकि इन टॉर्पीडो के आकार की मिसाइलों की शक्ति कम हो गई थी, पूर्ण संस्करण का केवल 80%, फिर भी पानी के भीतर उनकी ताकत अभी भी जबरदस्त थी। इस विधि से दुश्मन की पनडुब्बियों का फिर से सामना होने पर ड्रोन उन्हें डुबोने में सक्षम होगा और अब जापान की सोरू श्रेणी की पनडुब्बियों की तरह असहाय नहीं होगा। क्वांटम रडार, जिसने ड्रोन की युद्ध शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, उसकी स्कैनिंग रेंज दोगुनी होकर 1000 किलोमीटर हो गई, जिससे यह आने वाले लक्ष्यों का पहले ही पता लगा सकता था और युद्ध योजनाएं पहले से तैयार कर सकता था। शक्तिशाली होने के बावजूद व्यापक स्कैनिंग के लिए क्वांटम रडार को सक्रिय करने से ऊर्जा बिंदुओं की खपत भी काफी बढ़ जाती थी। इसका मतलब था कि यानफेई को ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी से बचने के लिए हर बार क्वांटम रडार का इस्तेमाल करते समय सावधानी और मितव्ययिता बरतनी पड़ती थी। हालांकि क्वांटम रडार की वजह से ही ड्रोन की युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ, जिससे ये किसी भी अन्य तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू जेट से बेहतर प्रदर्शन कर सका। यानफेई को बस यही अफसोस था कि उन्नत ड्रोन में अभी भी स्टील्थ क्षमताएं नहीं थीं और उसे कई राडार पकड़ सकते थे, जिससे वह अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। लेकिन जल्द ही उसे यह बात समझ आ गई, क्योंकि ड्रोन के स्पेसिफिकेशन बेहद प्रभावशाली थे। इस लड़ाकू विमान के साथ वह सचमुच दुनिया पर राज कर सकता था। जैसे ही यानफेई ने ड्रोन के शक्तिशाली डेटा का अध्ययन किया, उसका हृदय खुशी से भर गया। दूर आकाश में एक हेलीकॉप्टर की जबरदस्त गर्जना गूंज उठी। पता चला कि ड्रोन अपग्रेड से उत्पन्न श्वेत प्रकाश विसंगति का अंततः जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के एक सैन्य अड्डे ने पता लगा लिया था और उन्होंने जांच के लिए हेलीकॉप्टर भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन का अभी अभी अपग्रेड हुआ था और यानफेई, जो अभी भी खुशी से झूम रहा था, का इरादा पास आ रहे हेलीकॉप्टर को मार गिराने का नहीं था। उसने जल्दी से दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और सोने की ईंटों के बचे हुए लकड़ी के बक्सों को यूनिवर्सल स्पेस में इकट्ठा किया। ड्रोन अपग्रेड ने इन कच्चे माल को सोख लिया था, लेकिन अभी भी कुछ दुर्लभ पृथ्वी धातुएं बची थीं, हालांकि यानफेई को ठीक ठीक पता नहीं था कि कितनी। उसने बेतरतीब ढंग से उन्हें यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। सोने का एक बड़ा हिस्सा बचा रहा और यानफेई ने अनुमान लगाया कि शुरू में लगभग 30 टन सोना था। अपग्रेड के लिए 10 टन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लगभग 20 टन सोना बचा। अज्ञात उत्पत्ति का जंग लगा घटक पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसे उसने कुछ हद तक खेदजनक पाया। हालांकि यानफेई ने जल्द ही अपने पछतावे को भुला दिया।
जापान की यह यात्रा एक जबरदस्त सफलता थी। उसने न केवल रयोको ओगावा और हिदेओ ओगावा को मारकर अपना बदला लिया था, बल्कि उसने पर्याप्त संख्या में मेरिट पॉइंट भी अर्जित किए थे, जिससे ड्रोन लेवल 4 तक पहुंच गया था। उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी और आखिरकार उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता आ गई थी। अंत में उसने ओगावा परिवार से बचा हुआ 20 टन सोना और अन्य दुर्लभ मृदा धातुएं भी हासिल कर ली, जिससे उसे पूर्ण विजय प्राप्त हुई। जंग लगा हुआ हिस्सा गायब हो गया था, लेकिन चूंकि उसे पता नहीं था कि वह क्या है, इसलिए उसे उसके खोने का ज्यादा दुख नहीं हुआ। freewebnovel.com। यान फेई ने जल्दी से जमीन साफ की, एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी और दूर खड़े हेलीकॉप्टर को पास आते देखा। एक विचार के साथ ड्रोन का कॉकपिट अपने आप ऊपर की ओर खुल गया और वह कॉकपिट में कूद गया, आराम से पायलट की सीट पर बैठ गया और फिर उसे बंद कर दिया। फिर ड्रोन तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा, चुपचाप पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ रहा था। ड्रोन के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज का एक हेलीकॉप्टर ड्रोन अपग्रेडेशन वाली जगह पर उतरा। कई गार्ड सैनिक उतरे और जमीन की गहन तलाशी ली। कुछ छोटे पेड़ और जंगली घास जो जमीन पर गिर गई थी के अलावा उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वहां एक चमकदार सफेद रोशनी क्यों दिखाई दी थी। समुद्र की सतह से ऊपर उड़ते तेज रफ्तार ड्रोन को नियंत्रित कर रहे यानफेई ने पाया कि उसकी गतिशीलता में काफी सुधार हुआ है और वह उसके हर आदेश का सहजता से पालन कर रहा है। इसकी तुलना में लेवल 3 ड्रोन एक बच्चे जैसा था, पूर्ण नियंत्रण में सक्षम, लेकिन अपूर्ण शारीरिक विकास के कारण कई क्रियाएं असंभव थीं या फिर मशीनरी को जोखिम में डालने का डर था। लेकिन लेवल 4 ड्रोन एक वयस्क व्यक्ति जैसा था, जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित था, मांसपेशियां और कंकाल मजबूत थे और जो बिना किसी प्रयास के जटिल गतिविधियां करने में सक्षम था। ड्रोन की असाधारण शक्ति अभी वास्तविक रूप से प्रकट हुई थी। समुद्र के ऊपर ड्रोन मानो जीवित हो, आसानी से पलटता और घूमता, गति समायोजित करता, यानफेई की इच्छानुसार ऊपर नीचे होता। उसके लिए ड्रोन का हर हिस्सा बाहरी दुनिया को देख रहा था, जिससे उसे एक सर्वव्यापी अबाधित दृश्य मिल रहा था। तेज गति की उड़ान के दौरान शक्तिशाली चौतरफा दृश्यता की बदौलत यानफेई ड्रोन के जरिए अपने आसपास की हर चीज को अपनी आंखों से ज्यादा साफ और दूर से देख सकता था। उसने अनुमान लगाया कि अगर बादलों ने दृश्य में कोई बाधा न डाली हो तो वह 30,000 मीटर की ऊंचाई से अखबार पर छपी छोटी छोटी बातें भी देख सकता था। इस अपग्रेड ने ड्रोन की न सिर्फ देखने की क्षमता को बढ़ाया, बल्कि उसकी सुनने की क्षमता को भी बढ़ाया। 2 किलोमीटर के दायरे में यह आवाजों को सुन सकता था और विश्लेषण के लिए उन्हें इकट्ठा कर सकता था। इन उन्नत क्षमताओं ने ड्रोन को न केवल दूर और अधिक स्पष्टता से देखने में सक्षम बनाया, बल्कि अधिक स्पष्टता से और दूर से सुनने में भी सक्षम बनाया। उन्नत क्वांटम रडार के साथ ड्रोन में वास्तव में दिव्य दृष्टि और गुप्तचर क्षमता जैसी अद्भुत क्षमताएं थीं। ड्रोन के लेवल 4 पर अपग्रेड होने के बाद वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटा में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन यानफी के परीक्षणों से पता चला कि ऑक्सिलरी ब्रेन की कंप्यूटिंग शक्ति कम से कम 5 गुना बढ़ गई थी। ऑक्सिलरी ब्रेन को और जटिल कमांड देने पर यह उन्हें तुरंत पूरा करता था, जिससे लेवल 4 ड्रोन पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता था और उसकी लड़ाकू क्षमता अधिकतम हो जाती थी। सहायक मस्तिष्क की कंप्यूटिंग शक्ति में उल्लेखनीय सुधार ने इसकी तकनीकी विश्लेषण क्षमता को भी काफी बढ़ा दिया, जिससे तकनीकी विश्लेषण और निष्कर्षण में तेजी आई। इस वृद्धि के साथ यानफेई कम समय में और भी अत्याधुनिक तकनीकें हासिल कर सका, जिससे उसके प्रयासों में और भी योगदान मिला। दरअसल सहायक मस्तिष्क में एक और विशेषता थी, सूचना इंजेक्शन फंक्शन। पिछली बार इस विशेषता का उपयोग करके उसने 3 विदेशी भाषाओं में तुरंत महारत हासिल कर ली थी और विश्व स्तर पर अग्रणी स्तर पर पहुंच गया था। हाल ही में हुए अपग्रेड के बाद यानफेई सूचना इंजेक्शन फंक्शन को फिर से आजमाना चाहता था, लेकिन सहायक मस्तिष्क में इसके उपयोग के लिए अभी भी कोई निर्देश नहीं थे, जिससे वह प्रयोग करने में हिचकिचा रहा था। पिछले प्रयास के दर्दनाक अनुभव ने उसे इस संभावना से आशंकित कर दिया था कि ज्ञान का अतिरेक उसके मस्तिष्क को नष्ट कर सकता है। दुर्भाग्य से उसने ज्ञान इंजेक्शन का प्रयास न करने का निर्णय लिया और इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया। हालांकि उन्नत ड्रोन की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी, फिर भी इसमें चुपके की क्षमता का अभाव था और इसे विभिन्न राडार द्वारा पकड़ा जा सकता था, जिसका यानफेई को बहुत अफसोस था। वह ड्रोन को केवल कम ऊंचाई पर ही उड़ा सकता था, समुद्र की सतह को छूते हुए और रडार के डिटेक्शन ब्लाइंड स्पॉट का उपयोग करके ट्रैक होने से बच सकता था। इस चिंता के कारण वह अस्थायी रूप से ड्रोन को 30,000 मीटर की ऊंचाई पर मुक्त उड़ान की अनुमति नहीं दे सका।
यान फेई ड्रोन के विभिन्न डेटा बिंदुओं का परीक्षण करता रहा। एक विचार के साथ ड्रोन ने एक तेज ध्वनि बूम छोड़ा और सुपरसोनिक गति से उड़ने लगा। उसने देखा कि ड्रोन समुद्र की सतह के पास तेज गति से उड़ रहा है और उसके पीछे सतह पर एक बड़ी सफेद रेखा छोड़ रहा है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से चलने वाला ड्रोन पल भर में 1 किलोमीटर दूर दिखाई दिया, जो लेवल 3 ड्रोन से 3 गुना ज्यादा तेज था। यान फेई ड्रोन की रोमांचक तेज उड़ान का आनंद तब ले पाया जब उसने एक और विचार के साथ असाधारण गतिशीलता दिखाई। एक पल में वह तेज उड़ान से समुद्र की सतह के ऊपर स्थिर मडराता हुआ दिखाई दिया। फिर ड्रोन नीचे की ओर मुड़ा और समुद्र में गोता लगा गया। जैसे ही वह डूबा, उसका शरीर हवाई उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त वायुगतिकीय संरचना से पानी के भीतर नेविगेशन के लिए आदर्श सुव्यवस्थित संरचना में बदलने लगा। जैसे ही ड्रोन पानी में उतरा, उसके नीचे लगे सभी 11 हथियार रैक ड्रोन के शरीर में सिमट गए और एक टॉर्पीडो लॉन्चर ठीक नीचे दिखाई दिया। इस लॉन्चर के अंदर एक टॉर्पीडो था जो पहले से ही लॉन्च के लिए तैयार था। यह टॉर्पीडो M120 एयर टू एयर मिसाइल का अंडरवाटर संस्करण था, हालांकि इसकी शक्ति मूल संस्करण की केवल 80% थी। ड्रोन समुद्र तल में डूब गया और अपने क्वांटम रडार से स्कैनिंग शुरू कर दी, जिससे उसे तुरंत एक विशाल चट्टान का पता चल गया। यान फेई ने दूर स्थित चट्टान पर निशाना साधा और टॉर्पीडो दागा। क्वांटम रडार के मार्गदर्शन में टॉर्पीडो चट्टान की ओर तेजी से बढ़ा और पीछे बुलबुलों का एक लंबा निशान छोड़ गया। 20 सेकंड बाद टॉर्पीडो चट्टान से टकराया, जिससे एक धीमा विस्फोट हुआ जिससे वह कई टुकड़ों में बिखर गई। यान फेई टॉर्पीडो की आक्रमण शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन ये पहले से ही हमलों के लिए वल्कन गन के इस्तेमाल की पिछली सीमाओं की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। उसने फिर से परीक्षण किया और 8 टॉर्पीडो इस्तेमाल करने के बाद उसे अंततः टॉर्पीडो का आक्रमण डेटा प्राप्त हुआ। अधिकतम गति 200 किलोमीटर घंटा, अधिकतम सीमा 5 किलोमीटर और अधिकतम आक्रमण गहराई 400 मीटर। पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इस टॉर्पीडो के M120 एयर टू एयर मिसाइल संस्करण की विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। ये टॉर्पीडो की विश्व रैंकिंग में भी खरा नहीं उतरता। हालांकि पहले की परिस्थितियों को देखते हुए, जहां ड्रोन केवल वल्कन गन से ही पानी के अंदर हमला कर सकता था, यह एक बड़ी सफलता थी। अब ड्रोन गहरे समुद्र में भी हमला करने में सक्षम था। freewebnovel.com अंडरवाटर टॉर्पीडो सिस्टम का परीक्षण करने के बाद यान फेई ने ड्रोन की वल्कन गन का परीक्षण शुरू किया, लेकिन उसे निराशा हुई कि उसकी शक्ति पहले की तुलना में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। हालांकि अब जब उसके पास वास्तविक युद्ध के लिए उपयुक्त टॉर्पीडो थे, तो वल्कन गन की कमियां अब उसके दिमाग पर हावी नहीं रहीं। इसके बाद उसने ड्रोन के अंडरवाटर स्टील्थ डेटा का परीक्षण शुरू किया। आधे घंटे के बाद स्टील्थ डेटा का भी सारांश तैयार हो गया। अधिकतम गोता गहराई 600 मीटर, अधिकतम अंडरवाटर स्पीड 200 किलोमीटर और अधिकतम क्वांटम रडार डिटेक्शन दूरी 150 किलोमीटर। यान फेई को इस बात का अफसोस था कि परीक्षणों के दौरान उसने कई बड़े समुद्री जीवों को मार डाला, फिर भी उसे कोई मेरिट पॉइंट नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, समुद्री जीव पहले की तरह ही ड्रोन को मेरिट पॉइंट देने में असमर्थ रहे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेवल 4 ड्रोन के साथ मेरिट पॉइंट कमाने के ढेरों मौके होंगे और उसका मानना था कि यह लेवल 3 ड्रोन की अपग्रेड गति से कम नहीं होगा। जब ड्रोन हवा में उड़ता था तो वह बिल्कुल शांत रहता था, कोई आवाज नहीं करता था। हालांकि पानी में डूबते ही पानी के नीचे की यात्रा के दौरान उसने आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ये आवाजें शांत नहीं थीं और विभिन्न सोनार उपकरणों द्वारा पकड़ी जा सकती थीं। पानी के अंदर छिपकर न रह पाने की अक्षमता ड्रोन का एक पहलू था जो यान फेई को अफसोसजनक लगा, लेकिन ड्रोन के अन्य शक्तिशाली पहलू इस कमी को ढक देते थे। लेवल 4 ड्रोन की क्षमताओं का गहन परीक्षण करने के बाद यान फेई को ड्रोन की गहरी समझ हो गई, जिससे उसे इसकी युद्ध क्षमता को अधिकतम करने में मदद मिली। परीक्षण पूरा होने पर ड्रोन समुद्र की सतह पर चढ़ा, घूमा और टोक्यो डाउनटाउन की ओर वापस जाने लगा। जमीन के पास उड़ते हुए ये जापान और अमेरिकी सेना के सैन्य रडार से सावधानीपूर्वक बचता रहा। रात का अंधेरा था और किसी ने भी जमीन पर उड़ते इस विशालकाय जीव पर ध्यान नहीं दिया। ड्रोन आसानी से उस खदान की गुफा में वापस आ गया जहां यान फेई ने पहले यूनिवर्सल स्पेस आइटम्स को व्यवस्थित किया था। वह गुफा के द्वार पर मंडरा रहा था। यान फेई ड्रोन से नीचे कूदा और गुफा में प्रवेश किया, जहां उसने अपने गुप्त चिन्हों को अछूता पाया, जिससे पता चलता है कि उस दौरान वहां कोई और नहीं था। वह गुफा में और अंदर गया और छिपी हुई वस्तुओं को यूनिवर्सल स्पेस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्नत ड्रोन जनरल स्पेस का आयतन 1000 घन मीटर तक पहुंच गया था, जिससे भंडारण स्थान 10 गुना बढ़ गया था।
जब उसने सब कुछ वापस यूनिवर्सल स्पेस में जमा कर दिया, तो उसने पाया कि ये वस्तुएं उपलब्ध स्थान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही घेर रही थीं। इतनी बड़ी क्षमता के साथ यह उसके भविष्य के कार्यों को बहुत सुविधाजनक बनाएगा और उसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। सामान इकट्ठा करने के बाद यान फेई ने गुफा में बचे हुए किसी भी निशान को मिटाते हुए फिर से ध्यान से जांच की। वह उस जगह को आग लगाकर बचे हुए सबूतों को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सल स्पेस में जमा पेट्रोल खत्म हो चुका था। उसने गुफा को विस्फोटकों से उड़ाने का भी विचार किया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा शोर मचता और जापानी अधिकारियों का ध्यान आसानी से आकर्षित हो सकता था, इसलिए उसने अनिच्छा से यह विचार त्याग दिया।